24 घंटे तो मेरे पास भी हैं। लोग करते क्या है, इंस्टाग्राम की रील्स करते हैं, यूट्यूब पे शॉर्ट्स देख रहे हैं। ठीक है, मैं भी इंस्टाग्राम पे रील्स स्क्रॉल करती हूँ, लेकिन मेरी रील्स में और उनकी रील्स में थोड़ा डिफरेंस ज़रूर होगा। टाइम आपके पास 24 आ रही है, बस आपको मैनेज करना है कि क्या चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्या वर्दी है, फ्यूचर में ये चीज़ इम्पोर्टेंट है कि नहीं। अगर आप इंस्टाग्राम की रील देख रहे हो तो आपका उससे फ्यूचर क्या है? पैसे ही तो इंस्टाग्राम वाला तो पैसे कमा ही रहा है ना, आपको क्या मिल रहा है? कुछ नहीं है, टाइम वेस्ट हो रहा है। तो अभी तो यूट्यूब से ही चल रहा है। नहीं, नहीं, वो चीज़ वो आप वर्क कर रहे हो। इंस्टाग्राम अगर आप स्क्रॉल कर रहे हो तो कुछ काम से कर रहे हो क्या? नहीं। हेलो एवरीवन, हियर वी आर विद द अनदर एपिसोड ऑफ आवर पॉडकास्ट। आज के जो हमारी गेस्ट हैं वो बहुत ही मल्टी टैलेंटेड हैं, लिटरली। क्योंकि उन्होंने जो जो चीजें कर रखी हैं, अभी आप देखोगे आगे वीडियो पे तो आप सच में सोचोगे कि एक 12th के बाद फर्स्ट ईयर में कोई कैसे इतना जल्दी इतनी चीजें कर सकता है। फॉर एन एग्जाम्पल, उन्होंने एनसीसी पे अच्छा काम किया है। आप उनकी एनसीसी के ऊपर क्या पॉइंट ऑफ व्यू है आप देखोगे तो आप समझोगे कि कैसे उनकी माइंडसेट है। वो चीज़ों को दूसरे तरीके से देखती हैं, वो हर चीज़ों को टेक्निकली समझती हैं, इंडिया से रिलेट करती हैं और कहीं न कहीं वो अपने देश को आगे लाने की कोशिश कर रही हैं सो दैट वो सारी चीज़ें फैक्ट पे बात करती हैं। और देन सेकंड थिंग आती है कि उन्होंने स्पोर्ट्स में, गेम्स में बहुत अच्छा किया है और करने की कोशिश भी करेंगी। चाहे आप शूटिंग पे ले लो या आप हैंडबॉल पे ले लो, वो स्टेट लेवल और कॉलेज लेवल पे अच्छा की हैं। उन्होंने पेंटिंग में नेशनल गोल्ड भी हासिल कर रखा है। 8.8 प्लस सीजीपीए मेंटेन कर रखी है। मशीन लर्निंग और वेब डेवलपमेंट पे अच्छा काम किया है उन्होंने। सो ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव पार्ट का रहेगा और बहुत ही अच्छा वीडियो होगा। इससे बहुत सी नॉलेज आप ले सकते हो। सो वॉच द वीडियो टिल दैट एंड एंड एंजॉय द वीडियो। जय हिंद हर्षिता। जय हिंद। तो अनदर एपिसोड ऑफ अवर पॉडकास्ट जो कि हम आज हर्षिता के साथ शूट कर रहे हैं। हर्षिता, हम आपसे बातें तो लंबी चलेंगी लेकिन हम स्टार्ट तो पहले कॉलेज लाइफ से स्टार्ट करते हैं। तो कॉलेज लाइफ कितनी चिल है? इट मीन्स कि इंजीनियरिंग लाइफ कितनी चिल है आपके हिसाब से? इंजीनियरिंग लाइफ बहुत अच्छी है, बट ये डिपेंड करता है कि आप अपनी लाइफ कैसे अच्छे बना रहे हैं। अगर आप इंजीनियरिंग लाइफ की बेसिकली बात नहीं करें, कॉलेज लाइफ की बात करें, तो कॉलेज लाइफ बहुत अच्छी होती है। स्कूल लाइफ से थोड़ी डिफरेंट होती है, क्योंकि यहाँ पर ना हम खुल जाते हैं। स्कूल लाइफ में हम थोड़े ना बहुत ज़्यादा सप्रेस्ड होते हैं, हमें नहीं पता होता है कि हमें क्या करना है। बट यहाँ पर क्या होता है कि हम अपने आप से सीखना स्टार्ट कर देते हैं, अपने आप को एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर देते हैं, बहुत सारे नए फ्रेंड्स बनते हैं। और रही बात इंजीनियरिंग लाइफ की ना, तो वो तो बहुत ही अच्छी है, मतलब कुछ नया ही आएगा। हर चीज़ एकदम अलग, हट के, कुछ हर दिन कुछ ना कुछ नया ही होगा। ऐसे इंजीनियरिंग लाइफ मेरे साथ भी हो रहा है। जैसे फर्स्ट डे मैं आई तो मैं फर्स्ट डे आने वाली नहीं थी, बट मुझे आना पड़ा जल्दी, क्योंकि मुझे जाना था एनसीसी के रिक्रूटमेंट के लिए। और मुझे बेसिकली जब भी मैं स्कूल टाइम में थी तो मुझे एनसीसी नहीं मिली थी। तो मेरा फर्स्ट मोटो था कि मुझे एनसीसी ज्वाइन करनी है। नॉट इन द सेंस कि मुझे डिफेंस में जाना है, बट मुझे एनसीसी ज्वाइन करनी थी, क्योंकि लोग समझते हैं एनसीसी जस्ट बेसिक बहुत कि डिफेंस वालों को ही जाना होता है, कि हाँ मुझे डिफेंस में जाना है। बट मुझे एनसीसी इसलिए ज्वाइन करनी थी क्योंकि वो एक ट्रेनिंग फेज होता है जहाँ आप अपने आप को सेल्फ डिसिप्लिन कर लेते हैं। इंजीनियरिंग लाइफ में क्या होता है कि लोग बहुत लेजी हो जाते हैं, वो नहीं करते हैं, वो क्या करते हैं, उनको काम आता है तभी करेंगे या फिर एंड टू एंड करते हैं। बट एनसीसी आपको बहुत कुछ सिखा देती है कि आप अपनी लाइफ में कैसे डिसिप्लिन रखोगे, हर चीज़ों को परफेक्ट करना। आपके अंदर जो पर्सनैलिटी एनसीसी डेवलप कर देती है ना, वो कोई नहीं कर सकता। देन फाइन। अगर मैं अगले सवाल पे बढ़ूँ अपने, तो आप डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस की हैं। तो कोडिंग जर्नी और कोडिंग का क्या सीन है आपके अकॉर्डिंग? कोडिंग का आपका क्या चल रहा है फिलहाल? फिलहाल तो कोडिंग में मैं अभी जावा कर रही हूँ, बट बेसिकली कोडिंग का ये है कि आप अपनी स्टार्टिंग से ही जो फर्स्ट ईयर में आ रहे हैं ना, आपको, मैं मान सब बोलते हैं कि फर्स्ट ईयर में आ रहे हैं आप, तो आपको लैंग्वेजेस आनी चाहिए। मैं ये प्रेफर करती हूँ कि आप उससे भी पहले से स्टार्ट कर दो। जैसे अगर मैं अपना लाइफ रूटीन बताऊँ या कोडिंग की जर्नी बताऊँ, तो मैंने 9th स्टैंडर्ड से स्टार्ट किया था। 9th स्टैंडर्ड पे बेसिकली मैंने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चलाना स्टार्ट किया था। जैसे कि वो माइक्रोसॉफ्ट पढ़ाते हैं, एक्सेल पढ़ाते हैं, एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड पढ़ाते हैं, तो मैंने इन चीज़ों से स्टार्ट किया।
अब बेसिक हुआ क्या कि लोगों को बस थोड़ा-थोड़ा पढ़ा दिया जाता है, स्टूडेंट्स रहते 9th वालों को क्या ही पढ़ाएँगे, कुछ प्रेज़ेंटेशन बनाना। बट मुझे जब सिखाया गया तो मैं यूट्यूब को प्रेफ़र करती थी, तो मैंने वहाँ पर एक्सेल ना एडवांस एक्सेल सीखी। जो लोग अभी हैश फ़ंक्शन यूज़ कर रहे हैं, वो मैंने 9th 10th में कवर कर लिया था। फिर मैं 10th में आई, तो मैंने 10th में स्टार्टिंग कोर्स हमारा रहता है एचटीएमएल का, तो उधर हमें स्टूडेंट को एचटीएमएल पढ़ाया गया, एक वेब पेज। बट मैंने एचटीएमएल प्लस सीएसएस दोनों पढ़ी ताकि मैं एक वेबसाइट डिज़ाइन कर सकूँ। तो उस टाइम में मैंने अपनी कुछ वेबसाइट के प्रोजेक्ट, ऑफलाइन प्रोजेक्ट, लेआउट्स बनाना स्टार्ट किए और मैंने 11th-12th में वही लेआउट बनाए। और उसके बाद लेआउट बनाते-बनाते मुझे सोर्सेज़ से, अपने लाइब्रेरियन सर थे, उनसे सोर्सेज़ से पता चला कि हम अपनी वेबसाइट को बनाकर इनको सेल भी कर सकते हैं, जिसकी अर्निंग 30,000 होती है। एक वेबसाइट की अर्निंग 30,000 होती है। तो मैं यही कहूँगी कि जो नॉर्मल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स होते हैं, आप अपनी वेबसाइट बनाना स्टार्ट कर दो पहले ही से, ताकि आपके पास ना अर्निंग हो। आप अपनी कॉलेज लाइफ में डिपेंड नहीं हो पेरेंट्स के ऊपर। फिर 11th-12th में मैंने पाइथन स्टार्ट की, एसक्यूएल किया, ताकि मैं फ्रंट एंड बैक एंड दोनों डिज़ाइन करूँ। तो मैं 12th तक मैंने एक मैनेजमेंट प्रोग्राम बनाना सीख लिया है। मतलब अभी तक ये है कि अगर मैं ऐसा बोलूँ कि जो सेकंड ईयर का स्टूडेंट जो निकल चुके थर्ड ईयर के, शायद मुझे उनसे ज़्यादा आता होगा, क्योंकि मैंने अपनी स्टार्टिंग बहुत पहले से कर दी थी। और इंजीनियरिंग मेरा मतलब बेसिक ऐसा नहीं था कि मुझे इंजीनियरिंग करनी थी। मैंने सीख लिया था, क्योंकि चीज़ें आ रही थी, तो मुझे इंटरेस्ट रहता है कि हाँ, मैं सीखती जाऊँ, सीखती जाऊँ। अभी मैं ना जावा पढ़ रही हूँ, और जावा का ये सीन है कि जावा मैं इसलिए प्रेफ़र कर रही हूँ कि मैंने बहुत सारी सोर्सेज़ से ये पता किया है कि जावा बहुत इम्पोर्टेंट है। और लोग प्रेफ़र करते हैं कि वो वेब डिज़ाइनिंग पे जाए, फ्रंट एंड बैक एंड बनाना। तो मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी स्टूडेंट्स से कि सब पूरी वर्ल्ड यही कर रहा है। अगर इंडिया, ऑलमोस्ट इंडिया को देखें आप, तो सब वेब डिज़ाइनिंग, एचटीएमएल सब यही करना चाहते हैं। सब यही कर रहे हैं, तो आप सिमिलर हो गए, यूनिकनेस कहाँ है? मैं यही कहूँगी कि कुछ नया बनाओ, कुछ नया करो। जैसे कि मेरी ब्रांच है कंप्यूटर साइंस, स्पेशलाइज़ेशन इन ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन दुनिया में ना नया रेवोल्यूशन लेकर आ रहा है, क्रिप्टो करेंसी, साइबर सिक्योरिटी आ रही है। साइबर सिक्योरिटी के बारे में इंडिया को अभी तक कुछ भी नहीं पता। इंडिया बहुत पीछे है साइबर सिक्योरिटी के लिए। इंडिया में साइबर सिक्योरिटी का मतलब जनरेशन बहुत कम है, और जो साइबर सिक्योरिटी का जो एक वर्कर या फिर जो वो कहे ना, वो इतना कमाता है जितना कोई नहीं कमा सकता। मेरे एक सीनियर हैं पुणे में, उन्होंने कुछ सर्टिफिकेट गेन किए जो साइबर सिक्योरिटी के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। उन्हें 2 साल लगे, उन्होंने 2 साल उनकी बेसिक सैलरी रही। अभी उनकी सैलरी 50 लाख पर एनम है, सिर्फ़ साइबर सिक्योरिटी। ऐसे ही ब्लॉकचेन है, वो भी बहुत ज़्यादा, आपको उसका भी, वो ब्लॉकचेन एक सब्जेक्ट है, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें, बहुत एडवांस है वो। उसे भी लोग एक्सप्लोर करें। मैं ये नहीं बोलती कि आप वेब डेवलपमेंट ये नहीं करिए, ये इम्पोर्टेंट है, बट बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, आप लोगों को सबको एक्सप्लोर करनी चाहिए इंजीनियरिंग में, क्योंकि इंडिया बहुत लैग बिहाइंड है, इंडिया को कुछ नहीं पता। इंडिया टॉप 10 में है, इंडियन जो किड्स है वो यूट्यूब वो टॉप 10 में है। 49 मिलियन किड्स देखते हैं यूट्यूब, और जो नंबर 1 पर है वो जापान है, वो 284 मिलियन किड्स उसे देखते हैं, और वो दुनिया की सबसे टेक्निकली बहुत ज़्यादा आगे है वो। काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है। सो अगर मैं अपने अगले सवाल पूछूँ तो हर्षिता, आपको एनसीसी पहले से ही लेनी थी, जैसे कि आपने स्टार्टिंग में ही बता दी कि इसीलिए आपने कॉलेज पे जल्दी आई। तो एनसीसी ऐसा क्यों? क्या ऐसी ज़रूरत थी या आपको ऐसा पैशन है कोई कि आपने एनसीसी क्यों ऐसा था कि चुनना ही था मुझे? एनसीसी बेसिकली मेरे लिए, जो एनसीसी है ना, वो वर्ड बहुत बड़ा है। किसी का गोल हो, किसी का ड्रीम होता है डिफेंस में जाना। वो ड्रीम रहता है, सुबह तक आप भूल जाओगे आपने ड्रीम क्या देखा। मेरा गोल है कि मुझे एक कमिश्ड ऑफिसर बनना है इंडियन एयरफोर्स में, तो बनना है। और एनसीसी वो ट्रेनिंग फेज है। मैं वहाँ 3 साल जब वो ट्रेनिंग ले लूंगी, तो शायद जो इंसान आ रहा होगा वहाँ, नॉर्मल जो एनसीसी वाला नहीं होगा, जब वो इंटरव्यू देने आ रहा होगा, उसकी पर्सनैलिटी और मेरी पर्सनैलिटी में बहुत डिफरेंस है। और इसके अलावा भी एनसीसी बहुत सारी चीज़ें सिखाती है, और आपको एक्सप्लोर करने बहुत कुछ मिलेगा। एनसीसी के कैंप, कोई भी क्लब आप ज्वाइन करते हो कॉलेज का, वो आपको कहाँ तक लेके जाएगा, कॉलेज पर या फिर किसी सिटी तक। एनसीसी आपको नेशनल लेवल पर लेकर जाएगी। उसके दो दो कैंप होते हैं, जो हमारी आर्मी विंग है, एसएटीआई में आर्मी विंग है, तो उसके दो मेन कैंप हैं। टीएससी कैंप, थल सेना कैंप, और दूसरा है आरडीसी कैंप। दोनों ही कैंप नेशनल लेवल पर है, और जो इन्हें करता है ना, उनकी मतलब वो बहुत ज्यादा, बहुत अच्छा लेवल के कैंप है। और जो आरडीसी कैंप है, आरडीसी कैंप की एक खासियत ये है, जिसके पास आरडीसी कैंप का सर्टिफिकेट होता है ना, उसकी, उसे दूसरे एनसीसी में भी दूसरे कैडेट से अलग रिस्पेक्ट मिलती है, क्योंकि वो इंसान नेशनल
जो अब कर्तव्य पथ पर वो चल कर आ रहा है। आरडीसी जो रिपब्लिक डे है उस पे उसने अपना कुछ योगदान दिया है। और जो आरडीसी रिटर्न होते हैं वो जाते हैं इंटरनेशनल कैंप जो है वाईपी क्लब, यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम। ये इंडिया में नहीं लगता, ये लगता है आउटसाइड द इंडिया। कि इंडिया और एनसीसी का एक ये भी फायदा है कि आपके पास अगर सी सर्टिफिकेट है तो आपको सीडीएस के एग्जाम में डायरेक्टली इंटरव्यू देने का मौका मिलता है। और कुछ एनसीसी ने बहुत सारे स्पोर्ट्स वगैरह भी ऑर्गेनाइज करवाते हैं, जैसे कि राइफल शूटिंग। मैं अभी स्टेट लेवल तक एनसीसी के थ्रू मोबाइल सिलेक्शन के लिए एंड वहाँ राइफल के सिलेक्शन के लिए गई थी। राइफल जैसे गेम को भी एनसीसी ऑर्गेनाइज करता है। और राइफल जो गेम है वो बहुत कम इंडिया में खेला जाता है, बट स्टूडेंट के पास वो है टैलेंट कि वो कर जाते हैं। की एक अचीवमेंट और है पेंटिंग। आपने पेंटिंग में आई थिंक गोल्ड विन किया है। हाँ, मतलब जनवरी में 2000 इसी ईयर में 2000 जनवरी में 2003 में मुझे नेशनल आर्ट कॉन्टेस्ट से गोल्ड मेडल मिला था। और मैं पेंटिंग बचपन से करती आ रही हूँ। और मैंने अपनी मतलब स्कूल टाइम में भी जब पेंटिंग ऑर्गेनाइज होती थी स्टेट लेवल पे भी मुझे सिल्वर मिला थ्रू फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया। तो आपकी जो थॉट्स हैं और जो सारी चीज़ें उनको देख के पहला सवाल तो इंसान यही सोचेगा कि आपकी 8.8 प्लस सीजीपीए भी कॉलेज में मेंटेन है और डिफरेंट डिफरेंट डोमेन में आपने अपने कदम भी रखे हैं और अच्छा कर भी रही हैं। तो ये टाइम कैसे मैनेज हो पाता है सारी चीज़ों के लिए? टाइम मैनेजमेंट ऐसा है कि मैं प्रायोरिटी या इम्पोर्टेंस उस वर्क को देती हूँ जो सच में ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लोग बोलते हैं उनका टाइम मैनेज नहीं हो रहा। 24 घंटे तो मेरे पास भी हैं। लोग करते क्या है, इंस्टाग्राम की रील्स करते हैं, यूट्यूब पे शॉर्ट्स देख रहे हैं। ठीक है, मैं भी इंस्टाग्राम पे रील्स करती हूँ, लेकिन मेरी रील्स में और उनकी रील्स में थोड़ा डिफरेंस ज़रूर होगा। अ, और टाइम मैनेजमेंट का ये है कि लोग क्या करते हैं, सुबह उठेंगे नहीं, 9-10 बजे तक उठ रहे हैं और फिर उसके बाद उन टाइम आपके पास 24 आ रही है, बस आपको मैनेज करना है कि क्या चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्या वर्दी है, फ्यूचर में ये चीज़ इम्पोर्टेंट है कि नहीं। आप अगर फ्यूचर में सोचो कि ये चीज़, अगर आप इंस्टाग्राम की रील देख रहे हो, तो आपका उससे फ्यूचर क्या है? पैसे ही तो इंस्टाग्राम वाला तो पैसे कमा ही रहा है ना, आपको क्या मिल रहा है? कुछ नहीं है, टाइम वेस्ट हो रहा है। तो अभी तो यूट्यूब से ही चल रहा है। नहीं, नहीं, वो चीज़ वो आप वर्क कर रहे हो। इंस्टाग्राम अगर आप स्क्रॉल कर रहे हो तो कुछ काम से कर रहे हो क्या? नहीं। अब जैसे इंस्टाग्राम पर भी लोग क्या देखते हैं, फालतू की रील्स। इंस्टाग्राम भी बहुत अच्छी चीज़ है। वहाँ पे इंटर्नशिप आपको मिलती है। और मैं इंस्टाग्राम पर एक हैकर से मिली थी। इंस्टाग्राम पर मिली थी जिनने मतलब इतना गाइड किया कि आप साइबर सिक्योरिटी में ऐसे-ऐसे जाओ। तो ये चीज़ कैसे क्या स्टेप लेनी है उन्होंने बताया था। तो आप इंस्टाग्राम पे अगर किसी सेलिब्रिटी को फ़ॉलो करते हैं, आपका मोटो ये तो नहीं है कि आपको फैशन डिज़ाइनर बनना है। नहीं, तो उनको मैं ये नहीं कहती कि उनको फ़ॉलो नहीं करो, अपने इंडियन से अपनी इंडियन सेलिब्रिटी को फ़ॉलो करो, उनको प्रमोट करो, बट अपने आप को भी प्रमोट करो। एक बार कुछ भी करने से पहले अपने फ्यूचर के बारे में सोचो कि हाँ, हमें सही करना चाहिए, ये चीज़ सही है कि नहीं। बस टाइम मैनेजमेंट कुछ लोग क्या करते हैं, 1 घंटे में हम ये करेंगे, लेकिन ऐसी चीज़ें नहीं होती। मैं बता रही हूँ ना कि 9 से 10 हम पढ़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। के दिन जो एक कॉमन सा सवाल आता है कि जो 8.8 या 8.5 8 पॉइंटर के ऊपर की जो सीजीपीए मेंटेन की जाती है तो वो कॉलेज लेवल की पढ़ाई से हो जाते हैं कि कहीं एक्स्ट्रा भी क्लासेस लेनी पड़ती है यूट्यूब वगैरह से? मैंने तो मतलब ये था कि जो पिछला सेमेस्टर था, अगर मैं बेसिकली इसकी बात करूँ, तो ऐसा कुछ नहीं था। कॉलेज की पढ़ाई की मैंने और ये 15 दिन पहले से पढ़ाई की थी। बट कि आपको मेंटेन करने सीजीपीए, मैं सीजीपीए पे ज़्यादा प्रेफ़रेंस नहीं दे सकती। मैं अगर पढ़ने को आऊँ, तो मैं 9 पॉइंटर तक जा सकती हूँ, ये मैं जानती हूँ। बट मैं कॉलेज की पढ़ाई को इतना प्रेफ़र नहीं करती और मैं ये बोलती हूँ कि लोगों को नहीं करना चाहिए। अपने ऊपर अपनी स्किल्स को डेवलप करो, क्योंकि सीजीपी कुछ मेरे एक टीचर थे, उन्होंने बोला था कि आपके 10th की या 12th की मार्कशीट कोई नहीं देखने वाला। वैसे ही आपकी कॉलेज की डिग्री पे सिर्फ़ ये लिखा रहेगा कि आप कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग से आपने बीटेक बैचलर किया है। कोई वहाँ सीजीपी नहीं पूछने वाला है। पूछेगा क्या कि आपको स्किल में आता क्या है? कितना एक्सपीरियंस है? तो कॉलेज की लाइफ़ में अब सब बोलते हैं कि हमें सीजीपी मेंटेन करने चाहिए। मेंटेन करके रखो, 7.5 तक मेंटेन करो। 8 पॉइंटर भी जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई नहीं पूछता किसी को। आपको आना चाहिए, आपकी स्किल का जो पॉइंटर है ना वो 9 पॉइंटर होना चाहिए। डिफरेंट माइंड डिफरेंट माइंडसेट्स, हर आदमी की एक ओपिनियन होती है जिस पे वो वर्क करता है। तो अगर मैं फिर से उसी चीज़ में आऊँ कि एज़ अ इंजीनियर आप क्या सोचते हो कि इंजीनियर है क्या चीज़ एक्चुअली? इंजीनियर ना मल्टीटास्किंग पर्सन है, उसको सब आता है, इंजीनियर जब ये वर्ड आता है ना, उसके अंदर क्रिएटिव माइंड है।
इंडिया में अगर हम इंडिया की बात करें, प्रेफ़र करें, इंडियन स्टूडेंट में सबसे ज़्यादा इंजीनियरिंग होती है और उनके पास जॉब नहीं है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है। बट क्रिएटिव माइंड बहुत है। अगर सीयूए देखें तो इंडिया के ही हैं सब। वो भी तो इंजीनियर ही हैं, इंडिया से ही पढ़े हैं, कभी बाहर से तो पढ़े नहीं। उन्होंने भी यहाँ ही पे किया। हम भी पढ़ रहे हैं बट हम क्या है अपना तरीके से फ़ोकस नहीं है। और रही बात इंजीनियरिंग की ना, दूसरी अगर किसी और सब्जेक्ट की या किसी और प्रोफ़ेशन की बात करें ना, तो आपके पास बहुत कुछ है करने के लिए। तो आप सोचो कि अकेले इंजीनियरिंग कर रहे हैं, नहीं ऐसा इंजीनियरिंग में बहुत कुछ है, आप डेवलप कर सकते हो। और एज़ अ इंजीनियर मैं अगर सोचूँ तो मेरे पास बहुत सारा वास्ट, मैं सोचती हूँ कि हाँ, मैं इतना सब कुछ कर लूँगी, इतना सब कुछ करना चाहिए। बट इंजीनियर एक क्रिएटिव माइंड है, सबको उसी के थ्रू चलना चाहिए कि हाँ, हम कुछ कर सकते हैं। अपना कुछ करना है, खुद का नया डेवलप करो ना, क्यों किसी का कॉपी करना? एग्जैक्टली। सो थैंक यू हर्षिता, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। इसी तरीके से वीडियो आती रहेंगे हमारे इस चैनल पे, सो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो से जो चीज़ें आपको रेलिवेंट लगे आप और बेनिफिशियल लगे आप उसको पिकअप करें और अपने लाइफ पे इम्प्लीमेंट करें। चीज़ें ऐसे ही आती रहेंगी, ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट के साथ हम आते रहेंगे। सो प्लीज़ सब्सक्राइब लर्न विद पॉडकास्ट चैनल। थैंक यू, बाय बाय।